सबका। इस वीडियो में हम सीटेट का एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम जो कि अभी मतलब चल ही रहा है, उस हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमोंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिस, ए टीचर नीड्स टू बी सेंसिटिव टू। मतलब कि देयर आर वास्ट डिफरेंसेस मतलब बच्चों में डिफरेंसेस है, विभिन्नता है, तो उस हिसाब से टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए। किन मामलों में? एक नंबर में दिया गया है कि डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग लेवल्स। मतलब कि बच्चे के जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, मतलब सीखने की जो क्षमता है उनके दिमाग का, उसके लेवल के बेसिस पर। दूसरा दिया गया है कि डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कम्युनिटी। और या फिर बच्चों में जो लैंग्वेज मतलब भाषा का जो विभिन्नता है, या फिर कास्ट का, मान लीजिए जेंडर का, रिलीजन का, या फिर कम्युनिटी का, तो किन मामलों में टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए? ऑप्शन हमारा ए बोल रहा है कि ओनली 2, मतलब सिर्फ 2 नंबर में सेंसिटिव होना चाहिए। ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन बोल रहा है बोथ 1 एंड 2, मतलब दोनों ही मामलों में टीचर को सेंसिटिव रहना चाहिए। 3 में बोल रहा है नाइदर 1 नॉट 2, मतलब कोई भी मामले में टीचर को सेंसिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। और 4 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि सिर्फ 1 नंबर में, मतलब सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ बच्चों में जो अंतर होता है कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ में, मतलब सबका जो ब्रेन का IQ लेवल होता है, जो वो सब में डिफरेंस होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है सीखने की क्षमता। तो इस हिसाब से टीचर को क्या मतलब सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर को कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ टीचर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज में मतलब बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे में लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकता है। उसका मदर टंग कुछ अलग हो सकता है, या फिर उसके कास्ट के बारे में, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी के बारे में सेंसिटिव रहना चाहिए टीचर को। ऐसा कोई मतलब कुछ ऐसा ना हो जो बच्चे का सेंटिमेंट को हर्ट करे, उसके इमोशंस को हर्ट करे। तो इसीलिए टीचर को दोनों ही मामलों में सेंसिटिव रहना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बोल रहा है कि असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट्स, मतलब सिर्फ कागज़ और कलम में जो कलम के ज़रिए जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है बच्चों का, वो क्या करता है? फैसिलिटेट्स कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फैसिलिटेट्स कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, प्रमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट, लिमिट्स असेसमेंट। तो इसका जो आंसर होगा, सीधा आंसर, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। वो लिमिट कर देता है असेसमेंट को। सिर्फ आप पेपर और पेंसिल में अगर बच्चों का मतलब एबिलिटी का जांच करेंगे तो वो असेसमेंट लिमिटेड एरियाज़ का ही असेसमेंट हो पाएगा। बच्चे को आप पूरी तरह से पेपर पेंसिल टेस्ट से असेस नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ए टीचर हैज़ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इन हर मिडिल स्कूल क्लास, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हर टू। मतलब कि एक टीचर के क्लास में, मिडिल स्कूल मतलब हमारा जो 6 to 8, जिस मतलब पेपर 2 के हिसाब से अपर प्राइमरी का जो स्तर होता है, इस स्तर का बात किया जा रहा है। तो मिडिल स्कूल में बच्चों मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड है, सुनने में असुविधाएँ है। तो इस हिसाब से टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू क्या? कीप पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब बच्चा जो नहीं कर पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, उसको बार बार पॉइंट करना चाहिए। रिडिक्यूल द चाइल्ड and make her sit separately so that she joins an institution for hearing impaired। मतलब बच्चों को अलग कर देना चाहिए और उसको किसी सेपरेट इंस्टीट्यूट में डालना चाहिए जिधर हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था हो। थर्ड ऑप्शन है कि आस्क द स्कूल काउंसलर टू टॉक टू द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड टेल देम टू विड्रॉ देयर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। तीसरा ऑप्शन ये है कि
स्कूल अथॉरिटीज़ से बात करके बच्चे को उसके पेरेंट्स से बात करके स्कूल से निकाल देने के लिए सिफारिश करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है कि मेक द चाइल्ड सीट एट ए प्लेस फ्रॉम वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियरली। फोर्थ ऑप्शन हमारा ये है कि मेक द चाइल्ड सीट एट ए प्लेस, मतलब बच्चे को किसी ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जहाँ से वो टीचर का जो गेस्चर पोस्चर्स है उनको ठीक तरह से देख सके, टीचर्स की लिप्स जो है उनको देख सके, फेशियल एक्सप्रेशंस को क्लियरली विजिबल हो उसको। ठीक है, तो देखिए सीटेट में या फिर पेडागोजी में ऐसे जितने भी निगेटिव ऑप्शंस होते हैं उनको हमें क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, और हमारा जो पॉजिटिव होता है वही आंसर होता है जनरली। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर ही होता है। बच्चे को किसी ऐसे जगह पे बैठाना चाहिए जहाँ से वो टीचर की फेशियल एक्सप्रेशंस और मतलब उसकी लिप्स को देख सके, ताकि वो बेहतर ढंग से मतलब समझ सके अगर सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी रही हो उसको तो। और ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को अलग किसी स्कूल में डाल देना चाहिए या फिर अलग कर देना चाहिए या फिर पेरेंट्स से बात करके स्कूल से निकाल देना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए टीचर कैन effectively respond to the needs of the children from disadvantaged sections of society by, एक टीचर जो समाज के डिसएडवांटेज ग्रुप से आए हुए बच्चे उनको क्या कर सकते हैं, उनके ज़रूरतों को मतलब अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। कैसे? बाय मेकिंग देम सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम सो दैट दे डू नॉट मिक्स विद अदर चिल्ड्रन, उनको क्लासरूम में अलग से बैठा दिया जाए सो दैट वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल ना पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि टेलिंग अदर चिल्ड्रन टू ट्रीट द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड विद सिंपैथी, ये कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि उनको बाकी जो बच्चे हैं क्लास के उनको ये बोलना चाहिए कि ये जो बच्चे आए हैं क्लास में उनको थोड़ा सिंपैथी मतलब उनके प्रति दयाशील होना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो डिसएडवांटेज ग्रुप से है। थर्ड ऑप्शन ये है कि अडाप्टिंग हर पेडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम, मतलब कि उनका जो टीचिंग मेथडोलॉजी से या फिर पेडागोजी है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को, हर बच्चे के क्लास में जितने भी बच्चे सबकी इंडिविजुअल नीड्स को वो मतलब ये एड्रेस कर सके। फोर्थ है कि इग्नोरिंग देयर बैकग्राउंड एंड आस्किंग देम टू डू चोर्स इन द स्कूल, मतलब कि उनके जो बैकग्राउंड है या फिर सोशल डिसएडवांटेज्ड जो भी है उन सबको टीचर को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चे को कभी भी सेपरेट नहीं करना है। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को अगर आप दूसरे बच्चे को बोलेंगे उनको सिंपैथी दे या फिर ऐसा कुछ करे तो उनके मतलब ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, थर्ड वाला ही हमारा सबसे सही ऑप्शन है। टीचर को ऐसा पेडागोजी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो हर बच्चे के नीड्स को मतलब एड्रेस कर सके। यही होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिकली, अगर हम देखें तो यही कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी यही कहता है। ठीक है, और फोर्थ तो होगा ही नहीं कि इग्नोर करते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, सीखने में असमर्थता होती है, वो क्या करते हैं, कैन नॉट लर्न एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सीखते या सीख पाते। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग के कुछ ही हिस्सों में उनको दिक्कत आती है। आर वेरी एक्टिव बट हैव ए लो IQ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन उनका जो IQ होता है वो बहुत लो होता है। आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं या फिर मैच्योर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। देखिए, अगर कोई डिसेबल है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ ही नहीं कर सकता, वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में उसको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही नहीं सीख सकता है। और ये सब वो ज़्यादा एक्टिव है, IQ लो है, ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं है। और वॉइस और मैच्योर तो मतलब पॉइंट ही नहीं बनता कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच है टीचिंग लर्निंग का, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। द टीचर ड्रॉ कंक्लूजन्स फॉर द लर्नर्स, ट्रेडिशनल expository methods, use of methods in which teacher is the main actor, methods where learners own initiative and efforts are involved in learning। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब यही होता है कि लर्नर को मतलब जो हमारा विद्यार्थी है, जो लर्नर है, उसको केंद्र में रखकर या फिर उसके इन एंड अराउंड ही लर्निंग होती है, वो एक्टिव रहता है लर्निंग में। तो ऐसा लर्निंग जहाँ बच्चा एक्टिव रहेगा, उसका खुद की एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में, वही होगा लर्नर सेंटर अप्रोच का मतलब। तो इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, मतलब लर्निंग का सेंट्रल इनमें से कौन सा है। कंडीशनिंग, रूट मेमोराइजेशन, इमिटेशन या फिर मीनिंग मेकिंग। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए ज़रा। इसका आंसर जो होगा वो कंडीशनिंग नहीं होगा, रूट मेमोराइजेशन तो कतई नहीं, इमिटेशन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा मीनिंग मेकिंग। मतलब कि लर्निंग का जो सेंट्रल है वो यही होता है कि हमारा जो लर्निंग हो रहा है वो उसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, मीनिंगफुल हो लर्निंग, वही होता है हमारा सेंट्रल जो उद्देश्य होता है, ये वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजेट एंड वाइगोस्की, लर्निंग, मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्निंग क्या होता है, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपेंट्स ऑफ द सेम, मतलब कि लर्निंग जो है वो टीचर के द्वारा मतलब कंट्रोल होती है पूरी तरीके से, और टीचर स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ पैसिव रेसिपेंट्स ही होते हैं लर्निंग का। हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड ए रेस्पॉन्स, मतलब कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के आधार पर पेयरिंग की जाती है। इस ऑफरिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें वैसे ही पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का जो मेन मुद्दा है यही है कि बच्चा जो है वो खुद की लर्निंग को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, एक्सप्लोर करके चीज़ों को वो सीखता है खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो इस कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में यही होगा कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चों का एक्टिव रोल रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हमारा वाइगोत्स्की के थ्योरी में हमने पढ़ा है, लर्निंग ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। इधर मतलब इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो स्कैफोल्डिंग का गुड एग्जांपल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन नंबर से। प्रोवाइडिंग ए हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, आधा सॉल्व करके कोई एग्जाम्पल दे दो। टेलिंग हर शी कैनॉट गो होम टिल शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बच्चों को बोलना है कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके आगे तुम्हें घर जाना अलाउड नहीं है। ऑफरिंग ए रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब कि बच्चों को कोई रिवार्ड देना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए, अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें ये मिलेगा या फिर वो मिलेगा, ऐसा कुछ करना चाहिए। टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, या फिर उसको बोलना चाहिए कि तुम बार बार करोगे तो ये तुम कर दोगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यही सबसे पॉजिटिव आंसर है हमारा। मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब हम ये जानते हैं कि जो बच्चे को जो चीज़ आती है लेकिन वो उस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जब उसको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा हेल्प मिलता है जिससे कि वो काम वो खुद ही कर पाता है, उस थोड़ा सा हेल्प मिलने के बाद वो जो हेल्प होता है उसी को ही स्कैफोल्डिंग किया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसको आधा सॉल्व करके कोई एग्जांपल दे दोगे तो फिर वो उसको क्या कर लेगा, उसको संभाल लेगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय, मतलब जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं कैसे? आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर्स, आस्किंग देम टू रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। बच्चों को एनकरेज टीचर कैसे कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए? उनको मेमोराइज करने के लिए आंसर ये तो नहीं होगा। आस्किंग देम रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए जिनसे वो क्या कर सके, रिकॉल कर सके अपनी लर्निंग को, ऐसा भी नहीं होगा। क्रिएटिव थिंकिंग ये कैसे होगा? कीपिंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन का मतलब कई आंसर्स दे दो जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसी को कहते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है हमारा राइट आंसर, क्योंकि उनको अब जब डिफरेंट वेज में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तब भी उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग philosophical perspectives needs to be followed to deal with children with special needs। मतलब हमारा जो CWSN चाइल्ड्स है जिनको लर्निंग में स्पेशल नीड्स है या फिर ऐसा कुछ है, तो उनको निम्नलिखित में से कौन सा पर्सपेक्टिव फॉलो करना चाहिए उनसे डील करने के लिए? दे शुड बी सेग्रीगेटेड एंड पुट इन सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको अलग करके दूसरे इंस्टीट्यूट में डाल देना चाहिए जिधर सिर्फ CWSN ही रहेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ही रहेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। दे शुड बी गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। दे हैव ए राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स, उनका भी हक है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन लेने का या फिर रेगुलर स्कूल में स्टडी करने का। दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन एट ऑल, या फिर उनको एजुकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आपको पता लग ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उनको भी हक है रेगुलर स्कूल में पढ़ने का और इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि योर क्लास हैज़ लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम यू वुड गिव देम। मतलब कि आप एक टीचर है, आपके क्लास में लर्नर से डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का, सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, सबका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो उनको असेस करने के लिए या फिर उनका मतलब परीक्षा लेने के लिए आप क्या करेंगे, क्या देंगे उनको? ए वेराइटी ऑफ टास्क्स एंड टेस्ट्स, उनको वेराइटी ऑफ टास्क देंगे, मतलब अलग अलग तरीके के काम दे देंगे या फिर टेस्ट्स दे देंगे। द सेम टाइम टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट्स, उनको एक ही टाइम देंगे, मतलब सबके लिए सेम ही रहेगा टाइम जो रहेगा टेस्ट का। ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सब्सिक्वेंटली लेवल द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट। मतलब कि एक यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए सेम, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे जो सब्सिक्वेंटली लेवल करेंगे बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट, और जैसा उनको मार्क मिलता है उस बेसिस पे उनको लेवलाइज किया जाएगा, नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करके। द सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट, उनको सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है और उसके आधार पर हमें उन्हें जज करना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आप बताइए? ऑप्शन नंबर 1, यस, ए वेराइटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट, उनको हम वेराइटी ऑफ टास्क देंगे क्योंकि उनमें विभिन्नता है, तो उनके उस हिसाब से उनका असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि नाउ डेज देयर इज़ ए टेंडेंसी टू रेफर टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन एज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू। आज मतलब आजकल का जो हमारा एजुकेशन जो डिज़ाइन किया गया है या फिर एजुकेशनल पॉलिसीज है, उनमें ये माना जाता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग नहीं होता, उसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहा गया है, क्योंकि बच्चे गलत नहीं सोचते, वो सिर्फ अलग सोचते। ठीक है, तो इसको क्या कहा जा सकता है? यूजिंग फैंसी टर्म्स
टू डिस्क्राइब चिल्ड्रंस एरर्स, बच्चों के एरर्स को डिस्क्राइब करने के लिए फैंसी टर्म्स यूज़ किया जा रहा है। चिल्ड्रन बीइंग टॉट ऑफ एज एडल्ट लाइक इन देयर लाइक थिंकिंग, चिल्ड्रन बीइंग थॉट ऑफ एज एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग, या फिर चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बीइंग नाउंस्ड एंड देयर बीइंग पैसिव इन देयर ओन लर्निंग, recognition that children are capable of thinking and their thinking is different from that of adults। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, किया माने रिकॉग्नाइज करना कि बच्चों का जो कैपेबिलिटीज़ होता है थिंकिंग का वो एडल्ट से या फिर बड़ों से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टीचर्स रोल इन ए मिडिल स्कूल क्लासरूम। मिडिल स्कूल क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होना चाहिए, डायरेक्टली मतलब यही है इसका मतलब। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्कशन, प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू कंपेयर अमोंग्स देमसेल्व्स फॉर द फर्स्ट पोजीशन, डिस्करेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड फोकसिंग ऑन यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव, यूजिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू गिव लेक्चर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए डिस्कशंस का, या फिर सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि बच्चों में कंपैरेटिव या फिर कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करना चाहिए फर्स्ट पोजीशन के लिए, या फिर डिस्करेज करना चाहिए बच्चों में जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होता है फोकस करने का, और यूनिक डायमेंशनल पर्सपेक्टिव पे हमें क्या करना है, टिके रहना है। और या फिर यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू गिव लेक्चर्स, या फिर लेक्चर देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 होगा, हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए डिस्कशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज़ करेक्ट। मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लर्निंग इज़ इफेक्टिव only when the students have intrinsic motivation, a desire to learn from inside। intrinsic motivation का मतलब यही होता है कि बच्चों में अंदर से सीखने की इच्छा है या फिर वो अंदर से मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो कोई उद्देश्य के लिए या फिर किसी ने उनको उकसाया या फिर कुछ मतलब रिवार्ड्स का वो दिया इसलिए मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। वो अंदर से खुद में ही मोटिवेटेड है, इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो लर्निंग तभी इफेक्टिव होता है जब बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, या फिर लर्निंग इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि बाहर के किसी फैक्टर से मोटिवेटेड है, या फिर मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग। मोटिवेशन का लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, या फिर लर्निंग इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स, या फिर एक्सटर्नल रिवार्ड्स से जब बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा तभी लर्निंग पॉसिबल है। तो इसका जो सीधा आंसर है वो ये होगा कि लर्निंग इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब बच्चे में जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा तभी लर्निंग इफेक्टिव होगा, अदरवाइज़ वो जो उनका जो खुमारी है वो थोड़ी देर में उतर जाएगा। ठीक है, तो वो उसका जो मोटिवेशन है वो स्टेबल नहीं होगा और लर्निंग भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। इसका मतलब बाकी जो 15 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कॉमेंट्स में बता सकता है, या फिर कोई किसी को सजेशन देना हो तो भी दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।